हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम वही ऐतिहासिक नगरों की जो सीरीज प्रारंभ किए हैं उसे कंटिन्यू करेंगे और उस संदर्भ में आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक नगर पाटलिपुत्र की। यह शहर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रहा है इसका, इसी को हम लोग पूरा डिटेल से कवर करेंगे। आइए बिना समय गवाए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम पाटलिपुत्र शहर की बात करें तो पाटलिपुत्र की गणना प्राचीन काल के नगरों में होती है। बिहार प्रांत के पटना शहर जहां आज बसा हुआ है, पाटलिपुत्र इसी स्थान पर प्राचीन काल में बसा हुआ था। मगध की राजधानी रहा यह नगर। इसको पुराने समय में कुसुमपुर या पुष्यपुत्र के नाम से पुकारा जाता था। यूनानी इतिहासकारों ने इसको पोलिबोथा अथवा पोलीबोथ नामों से पुकारा है। चीनी यात्रियों ने इस नगर को या लिडंतु नाम से पुकारा है, परंतु अधिकतर भारतीय इतिहास के पन्नों पर हमें यह नगर पाटलिपुत्र के नाम से ही दिखाई पड़ता है। यह नगर मौर्य साम्राज्य, शुंग राज्य तथा गुप्त साम्राज्य के राजाओं की राजधानी भी रहा है। मगध के राजा अजातशत्रु ने सबसे पहले गंगा तथा सोन नदी के संगम पर एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा उसके चारों ओर जो नगर बसा वही पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय इसको पाटली ग्राम के नाम से पुकारा जाता था। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में इस नगर को राजधानी बनाया गया। राजधानी बनते ही इसका राजनीतिक महत्व तो बढ़ा, साथ ही साथ इसका आर्थिक तथा सांस्कृतिक महत्व भी बढ़ गया तथा इसकी गणना सर्वश्रेष्ठ वैभवशाली भारतीय नगरों में होने लगी। चीनी यात्री फाहियान तथा हेनसांग ने इस नगर की वैभव, महल, परिख आदि का विस्तार से वर्णन अपनी यात्रा विवरण में किया है। मेगास्थनीज ने भी इसकी सज धज तथा सुंदरता की सुंदर शब्दों में प्रशंसा की है। इस लेखकों के अनुसार इस नगर की गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ नगर के रूप में हुआ करती थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 21वीं ईस्वी तक इस नगर का महत्व बढ़ता ही गया। इसके महत्व में किसी प्रकार की गिरावट हमें दिखाई नहीं पड़ती है। एक विद्वान के शब्दों में इस दीर्घ अवधि में इस अनेक भारतीय राजवंशों की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। राजनीतिक कारण के अतिरिक्त इस नगर में बौद्धिक तथा वाणिज्यिक विषयक विकास की गणना इसके उत्थान के अन्य कारणों में भी की जा सकती है। मेगास्थनीज के शब्दों में यह एक उच्च आकार तथा गहरी परिवार द्वारा परिवेष्टित था। वह यह भी लिखता है कि मौर्यों का राजप्रसाद शूशा एक वतना में निर्मित पारसरिक महलों में अधिक भव्य था। पाटलिपुत्र को मुद्रा राक्षस नामक नाटक में कुसुमपुर के नाम से भी पुकारा गया है तथा वहाँ इसकी विविधता आदि का सुंदर शब्दों में उल्लेख भी किया गया है। इस पुस्तक से हमें इस नगर के कई महत्व दिखाई पड़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों ने इस नगर की बड़ाई की गई है। इस नगर की एक दिन की आमदनी 40 लाख मुद्राएं थी। इसका भी ज्ञान इस धर्म की पुस्तकों से ही होता है। पायान का कथन है कि इस नगर के बाज़ारों में रात दिन लेन देन होता रहता था। छोटे छोटे क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग होता था तथा बड़े बड़े आर्थिक आदान प्रदान सिक्कों में हुआ करते थे। सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति इसी नगर में हुई थी। महावीर स्वामी के देहांत के पश्चात जैन धर्म की शिक्षाओं का संग्रह करने के उद्देश्य से प्रथम जैन संगीत भी इसी नगर में हुई थी। कवि हर्षिण, जो गुप्त काल के एक जाने माने कवि थे, इसी नगर के निवासी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री वीरसेन भी इसी नगर के रहने वाले थे। आर्यभट्ट की शिक्षा यहाँ ही हुई थी। गुप्त साम्राज्य के समय यह नगर व्यापार का एक बड़ा केंद्र समझा जाता था। 10 कुमार चरितम में इस नगर के महान व्यापारिक केंद्र होने का पता चलता है। सम्राट हर्ष ने जब अपनी राजधानी कन्नौज बनाई
तब से इसका महत्व कम होने लगा। बाद में गंगा नदी की बाढ़ ने इसकी सज धज को गहरी चोट पहुंचाई तथा इसको खंडहर रूप भी प्रदान किया। आज भी इस नगर के खंडहर पटना के पास ही कुमरहार तथा बुल्दी बाग में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर खुदाई होने लगी है। जो खुदाई हुई है उसमें अनेक किस्म की सामग्री जैसे मूर्तियाँ, गहने, खिलौने तथा प्रस्तर मिले हैं, जो अधिक रूप में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के कहे जाते हैं। मौर्य काल में पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करने के उद्देश्य से 2 प्रस्तर स्तंभ यहाँ स्थापित किए गए थे। इनमें से एक स्तंभ खुदाई करते समय मिल चुका है। यह नगर कई महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। कौटिल्य के अनुसार इस नगर के बाहरी द्वार पर शुल्क गृह बना हुआ है, जहाँ बाहरी व्यापारी चुंगी अदा करते थे। मौर्य काल गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में यह नगर तक्षण कला के एक प्रमुख केंद्र के रूप में देखा जाता था। मौर्य वंश के शासक शुंग तथा गुप्त सम्राटों के शासकों की राजधानी होने के कारण भारत की राजनीतिक इतिहास, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा शैक्षणिक इतिहास ने इस नगर का महत्व अधिक रहा। इस बात पर समस्त इतिहास के विद्वान एक मत दिखाई देते हैं। कई विद्वानों का कथन है कि बाढ़ से इस नगर का 1/2 भाग बह गया तथा पुरातात्विक अन्वेषणों से भी यह पुष्टि होती है कि पाटलिपुत्र नगर बाढ़ के कारण ही नष्ट हुआ है। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र को फिर से बसाया। उसने यहाँ पर प्राचीन भवनों के स्थान पर नए भवनों का निर्माण कराया तथा इस नए नगर का नाम पटना रखा। जब सूर्यवंश का राज्य भारत से समाप्त हो गया और मुग़ल साम्राज्य भारत में बना, तब मुग़ल साम्राज्य के शासनकाल में पटना बिहार प्रांत की राजधानी बनकर उन्नति करने लगा था। तो इसी के साथ फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।